जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विथ सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 अकाउंट्स। और डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आज ये आपकी पहली क्लास है, तो आई वुड आल्सो लाइक टू वेलकम यू टू द फर्स्ट क्लास फॉर सीए इंटरमीडिएट। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सीए इंटर की आपको पढ़ाई कैसे कैसे करनी है और कौन सा सिलेबस, नया सिलेबस, पुराना सिलेबस, उसका भी क्या है, कौन सी किताबों को पढ़ना है। तो शुरुआत के 5-10 मिनट पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट विथ टुडेज डिस्कशन। माय नेम इज सी अंकितला एंड आई विल बी टीचिंग यू योर पेपर्स ऑफ अकाउंटिंग एज वेल एज एडवांस अकाउंटिंग। तो सीए इंटरमीडिएट के अंदर में हम आपकी अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस लेते हैं। तो चैप्टर का, अपने सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटिंग, एंड दिस इज पेपर 1 ऑफ सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटर में आपको पता है कि दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इसके अंदर में जो 4 पेपर हैं वो कौन कौन से हैं? ग्रुप 1 का पहला पेपर कौन सा है? दूसरा पेपर? तीसरा पेपर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और लास्ट पेपर है आपका टैक्सेशन। ये 4 पेपर्स हैं। ग्रुप 2 में आपके पेपर्स हैं एडवांस अकाउंटिंग, फिर ऑडिट एंड एश्योरेंस, फिर इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं EIS एंड SM। और वैसे ही करके फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस है, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और इकोनॉमिक्स है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं FMN इको। ये आपके 8 पेपर्स हैं। इसमें से आज हम लोग ग्रुप 1 का पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग स्टार्ट करें। अच्छा, आपको बोथ ग्रुप्स देना चाहिए, सिंगल ग्रुप देना चाहिए? ये अगेन एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फिलहाल हम लोग ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ये नवंबर 23 एज वेल एज मई 2024 दोनों के लिए ही रेलेवेंट है। सर ये न्यू सिलेबस है या ओल्ड सिलेबस है? फिलहाल न्यू सिलेबस हैज नॉट बीन नोटिफाइड, ना ही कि कोई इसकी एग्जैक्ट एप्लीकेबिलिटी की नोटिफिकेशन है कि हाँ ये इतने तारीख से लागू हो जाएगा, ये रहेगा वो रहेगा। ऐसा अभी कोई एग्जैक्ट नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो नए सिलेबस को लेकर के आप लोग तब तक परेशान नहीं होंगे जब तक इंस्टीट्यूट इसको नोटिफाई नहीं कर देता। तो इंस्टीट्यूट इसको नोटिफाई करेगा, बताएगा, और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर में सारे पेपर बदल जाएंगे। कुछ पेपर्स को मर्ज कर दिया जा रहा है, हल्का फुल्का ही चेंजेस है। ऐसा कोई बहुत मेजर चेंजेस अपने सब्जेक्ट्स के अंदर में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। तो एज सच देयर विल बी नो डिफरेंस। नवंबर 23 और मई 24, अगर हम बात करें, आप नवंबर 23 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो मेक श्योर कि यू रजिस्टर योरसेल्फ बिफोर 1 मार्च 2023। 1 मार्च 2023 से पहले पहले आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा, ताकि आप नवंबर 2023 के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल रहें। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को यह ध्यान देना है कि एक ग्रुप या सिंगल ग्रुप डिसाइड करते वक्त आप लोग कौन सी बातों को ध्यान, हमने इसके लिए एक सेपरेट सेशन भी एक बार लिया था, बट आपको इतना बता दें कि अगर आप किसी भी और एक्टिविटी में एंगेज नहीं है, अगर आप अपना 100% दे सकते हैं, आपका ग्रेजुएशन वगैरह नहीं चल रहा है, आर्टिकलशिप नहीं चल रही है, आप पूरी तरीके से इसी के अंदर में एंगेज हैं, सीए की पढ़ाई में एंगेज हैं, और आपने एकदम अर्ली स्टार्ट कर लिया अपना, तब तो फिर आप बोथ ग्रुप्स 9 मंथ के पीरियड में अपीयर करिए। अदरवाइज
you can take 15 months time period for appearing both groups if you are appearing for a rank. But this is I say an exceptional circumstance, क्योंकि हो सकता है कि हर किसी के लिए एप्लीकेबल ना हो। अगर हमको लगता है कि हमारे लिए सीट क्लियर करना एक पहला इंपॉर्टेंस है, हम एवरेज या एवरेज प्लस रहे हैं अपनी तैयारी के अंदर में, हमें थ्योरी याद करने में थोड़ा समय लगता है, हमें समय की जरूरत पड़ती है चीजों को ग्रास्प करने में हमारी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सिंगल ग्रुप 9 मंथ्स के अंदर में अपीयर करें, लेकिन आप प्रिपेयर कर लें फॉर बोथ द ग्रुप्स। यानी एटलीस्ट आप तैयारी अपने दोनों ग्रुप्स की कर लें, या एटलीस्ट 7 सब्जेक्ट्स की तैयारी कर लें, ताकि जब आपका एग्जामिनेशन, मान लीजिए अगर आपने अभी जनवरी में अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, फरवरी फर्स्ट वीक में आपने अपना फाउंडेशन का रिजल्ट क्लियर किया, तो आपका एग्जामिनेशन कब पड़ेगा? नवंबर 2023 में ये आपका पहला एग्जामिनेशन पड़ेगा। अभी आपके पास में बहुत सफिशिएंट टाइम है तैयारी करने का। आप चाहें तो बोथ ग्रुप्स की भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें उसको अच्छे से करना है, रिलैक्स वे में करना है, बहुत ज्यादा प्रेशर हम अपने ऊपर हैंडल नहीं कर सकते, then you can prepare for a single group in 9 months, but at least I should finish up the classes for both the groups। ठीक है। अच्छा, सीए इंटर के अंदर में हम लोगों की क्लासेस किन किन फॉर्मेट्स में चलती हैं? तो देखिए 3 मोड्स होते हैं क्लासेस के। एक होता है फेस टू फेस, एक होता है ऑनलाइन लाइव, और एक होता है रिकॉर्डेड। तो ये तीनों ही मोड्स पे हमारी क्लासेस अवेलेबल रहती हैं। आप लोग फेस टू फेस कर सकते हैं। आप अगर कभी नहीं आ पाते हैं क्लास में, तो सेम क्लास जो है ऑनलाइन लाइव चलती है और रिकॉर्डेड भी चलती है। ये ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड लिल्हा एजुकेशन सेंटर करके हमारा एप्लीकेशन है, लिल्हा एजुकेशन सेंटर करके हमारा ऐप है। इस एप्लीकेशन पर ये क्लासेस आपकी रन करेंगे। ठीक है। अब सर अकाउंट्स कैसे करके पढ़ेंगे? देखो, अकाउंट्स एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर में, अकाउंट्स एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर में आप आसानी से एग्जाम्पशन स्कोर कर सकते हैं। आसानी से इन द सेंस कि अगर आप इसके लिए सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसमें एग्जाम्पशन स्कोर कर सकते हैं। आपने अपने फाउंडेशन में भी देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो आपको इन जनरल बता रहे हैं कि आपको हमेशा, जैसे मान लो ये 4 पेपर है, तो आप सभी 4 पेपर्स में हो सकता है इक्वली वेल परफॉर्म ना करो। ठीक है। आपका किसी के अंदर में 60s में आएगा, किसी में 70s में आएगा, किसी में हो सकता है 40s में आए। जैसे मेरी थियरी उतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर मेरे लॉ के अंदर में बहुत ज्यादा नंबर नहीं आते थे, फिर भी मेरा अकाउंट्स और कॉस्ट बहुत अच्छा था, तो फिर अकाउंट्स कॉस्ट के अंदर में बहुत ज्यादा नंबर आ गए। तो ये एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर में आप 70+, 60+, 80 ये सब टारगेट कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर में आपका 100% करेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हम थ्योरी लिख रहे हैं तो कुछ नंबर कट ही जाएंगे। आप पूरा का पूरा 100 नंबर अटेम्प्ट करके आते हैं और पूरे के पूरे 100 नंबर तक मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि हम लोग कैसे करके पढ़ाई करेंगे। देखिए, पढ़ने के लिए I have been teaching for past many years. CA Inter Accounts also I have been teaching for past many years. And what I have seen कि हमने अलग अलग तरीके से किताबों को भी रेफर किया, हमने कुछ किताबें भी तैयार की कि ये किताब हम लोग रेफर कर लेते हैं, इस तरीके से और बहुत ढेर सारी बुक्स थी जो कि अपने प्रिपेयर की गई। बट व्हाट आई हैव फाउंड आउट कि जो मोस्ट इफेक्टिव तरीका रहता है वो कौन सा रहता है? हम लोग अपनी ICAI की स्टडी मटेरियल को सॉल्व करेंगे, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलता है। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम आपके साथ में एक प्रैक्टिस बुक शेयर करते हैं। क्या शेयर करेंगे? एक प्रैक्टिस बुक। इस प्रैक्टिस बुक के अंदर में RTP के और सारे के सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होते हैं। लगभग 5 इसके अंदर में RTPs रहेंगे और 5 पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर कोई भी चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चंस लगाने के बाद 5 क्वेश्चंस आपको यहां से प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, 4 से 5 क्वेश्चंस आपको यहां से प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, तब जाकर के हमारी वो प्रैक्टिस पूरी कंप्लीट होगी। समझ रहे हैं बात को?
तो फिर हम लोगों को सिर्फ इन दो चीजों पर फोकस करना है। आप एक बार पूरा का पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसी मेथड में जब आप उसको पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं अपने को आ रहा है सारी सारी चीजें। तो हम लोगों को मल्टीपल चीजों को रेफर नहीं करना है, ठीक है। सी इंटर में हम कई बार गलती कहाँ पे कर जाते हैं, अगर हम मल्टीपल चीजों को रेफर कर रहे हैं, हम थोड़ा ये भी पढ़ ले रहे हैं, थोड़ा वो भी पढ़ ले रहे हैं, यहाँ से भी पढ़ ले रहे हैं, वहां से भी पढ़ ले, नहीं, आपको कुछ नहीं करना। आपको आईसीआई की स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस बुक, और इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो होंगे हमारे नोट्स। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे, अब उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए हम लोग अपने नोट्स को रेफर करेंगे जो हमारी कॉपी के अंदर में लिखे जाएंगे। तो आपको एक कॉपी बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है जिसके अंदर में आप सारे के सारे नोट्स को रेफर करें। आईसीआई का स्टडी मटेरियल आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से मिल जाता है। फिलहाल हम लोग भी कुछ कुछ आपको शुरुआती चैप्टर जो है वो प्रोवाइड करा देंगे अपने साइड से। प्रैक्टिस बुक आपको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे जिसके अंदर में आरटीपी और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस का पूरा सेट होगा। और ये नोट्स की कॉपी आप लोग को डेली एक लेकर के आनी ही है, ठीक है। कैलकुलेटर एक बढ़िया सा ले लीजिएगा। वो कैलकुलेटर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर में जीटी बटन हो, एम प्लस, एम माइनस, ये सारे बटन इसके अंदर में अवेलेबल होने चाहिए। तो ये कैलसी आपको डेली कैरी करना है, किया है क्या? तो कैलकुलेटर आपको जरूर से कैरी करना है, ठीक है। चलिए, सो ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि अकाउंट्स में इन्हीं तीन चीजों को रेफर करना है, इसके अलावा और कुछ रेफर नहीं करना है। क्लियर है यहां तक की बात? स्टार्ट किया जाए। देखिए, सीए इंटर अकाउंट्स जो आपका आईसीआई का डिवीजन है उसमें तीन अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। तो अगर उन तीन मॉड्यूल्स को देखें, आपको दिखाते हैं, तीन अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल 1 जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, मॉड्यूल 2 जिसके अंदर में कुछ मिसलेनियस चैप्टर्स हैं कंपनी से जुड़े हुए, और मॉड्यूल 3 जिसके अंदर में अगेन कुछ अलग अलग चैप्टर्स हैं। इसमें से हम जो आज चैप्टर आपके साथ में स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग फॉर बोनस इश्यू एंड राइट्स इश्यू। बोनस इश्यू और राइट्स इश्यू वाला चैप्टर हम आज आपके साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं बोनस इश्यू एंड राइट्स इश्यू। क्लास नंबर, सबसे पहले ये जानते हैं कि बोनस इश्यू क्या होता है। बताइए, कोई आइडिया बोनस इश्यू क्या होता है? हाँ, एडिशनल शेयर्स जो कि इशू किए जाते हैं, इसके लिए पैसा लिया जाता है क्या? इसके लिए पैसा लिया जाएगा? नहीं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट इशू कर दिया जाता है। यस। अब देखिए क्या होता है बोनस इशू। असल में अगर आपको बताएं तो बोनस इशू केवल और केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। जैसे आपको पता है कि मान लीजिए अगर हमने आपसे कहा कि आपके पास में 50 रुपए है, ठीक है, 50 रुपए का एक सामान है, ठीक है, और उसमें 10 रुपए का आपको बोनस मिलता है, ठीक है, 10 रुपए एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं। तो 50 का खरीदो तो 60 का सामान मिलता था, ठीक। अब अगर हमने कहा कि हम आपको 30 रुपए का एक सामान देंगे और उसमें 30 रुपया मुफ्त, तो बात तो वही पड़ी, पहले भी 60 रुपए का मिल रहा था, अभी भी 60 रुपए का ही सामान मिल रहा है। ये सर नो। तो बोनस इशू एक प्रकार से एक छलावा है जिसमें किया किया जाता है कि और कुछ नहीं, हमारे रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर दिया जाता है। इसको हम लोग समझते हैं कैसे, पहले इसकी एक बार डेफिनेशन लिखते हैं, साथ साथ में आप लोग भी लिखिए डेफिनेशन। इट रिफर्स टू issue of additional shares to the existing shareholder without
any consideration in proportion to their existing shareholding. In proportion to their existing shareholding. अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के अकॉर्डिंग, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के अकॉर्डिंग एडिशनल शेयर्स इश्यू करना टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विदाउट एनी कंसिडरेशन. बिना कुछ पैसे लिए अगर हम शेयर्स इश्यू कर रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज क्या? अ बोनस इश्यू. अच्छा, ये जो बोनस इश्यू होता है इससे जुड़े हुए दो तरह के नियम कायदे. एक है कंपनीज एक्ट में दिया हुआ, कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ, और एक है आपका सेबी रेगुलेशन. कौन से रेगुलेशंस? सेबी रेगुलेशन. तो एक है कंपनीज एक्ट 2013 और एक है आपका सेबी रेगुलेशन. अब समझिए आप कि बोनस इश्यू में किया क्या जाता है. एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं, छोटा सा एग्जांपल. जैसे मान लो मेरे पास में शेयर कैपिटल है. शेयर कैपिटल में क्या है मेरे पास? 10,000 शेयर्स हैं एट द रेट 10 ईच. तो बताओ कितना रुपया हो गया? 1 लाख. और मेरे पास में रिजर्व्स हैं. रिजर्व्स हैं. रिजर्व्स के अंदर में कौन सा रिजर्व हो सकता है? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब है. तो मेरे पास जनरल रिजर्व है. बताओ ये कितने रुपए का है? से फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए का. ठीक. बताओ कंपनी में अगर सिर्फ इतना ही है तो कंपनी की इक्विटी एंड लायबिलिटीज कितने की है? 3 लाख रुपए. यस और नो? अब मान लो कंपनी को लगता है कि कंपनी के पास रिजर्व्स ढेर सारे पड़े हुए और इन रिजर्व्स का कुछ काम नहीं है. आपको पता है कंपनी इन रिजर्व्स को यूज करके डिविडेंड बांट सकती है. डिविडेंड का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर्स. तो कंपनी इन रिजर्व्स का इस्तेमाल करके डिविडेंड बांट सकती है. लेकिन कंपनी को क्या लगता है कि हमें इसका डिविडेंड नहीं बांटना. अच्छा, शेयर कैपिटल का डिविडेंड बांट सकती है? नहीं. डिविडेंड मतलब क्या? प्रॉफिट का बंटवारा. प्रॉफिट क्या है? ये जो रिजर्व्स हैं ये प्रॉफिट है. तो कंपनी इस रिजर्व का इस्तेमाल करके डिविडेंड बांट सकती है. लेकिन कंपनी कहती है कि हम इसको डिविडेंड के तौर पे नहीं बांटना चाहते. तो अब कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी इसका बोनस इश्यू निकाल सकती है. से फॉर एग्जांपल अगर कंपनी कहती है कि हम बोनस इश्यू दे रहे हैं, हम बोनस इश्यू दे रहे हैं 1:2 का, 1:2 का. तो ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ? 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड. बोलो क्या? 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड. हर 2 शेयर के बदले 1 शेयर दिया जाएगा. तो बताइए यहां पे कितना बोनस इश्यू हो जाएगा? 10,000 शेयर के बदले 5,000 शेयर्स का बोनस इश्यू दिया जाएगा. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो सर ये कैसे करके दिया जाएगा? 10 रुपए के यही शेयर्स को इश्यू किया जाएगा. तो पहले बताओ कितने शेयर्स थे कंपनी के पास? 10,000. अब कितने शेयर्स हो जाएंगे कंपनी के पास? कंपनी के पास हो जाएगा 10 और 5 15,000 शेयर. कंपनी के पास हो जाएंगे 15,000 शेयर एट द रेट क्या? 10 ईच. तो कितने रुपए हो गए? 1,50,000. लेकिन ये जो 50,000 रुपए का बोनस इश्यू किया गया है ये कहां से लिया जाएगा? इसका पैसा लिया जाएगा रिजर्व में से. तो अब बताओ मेरे कितने के रिजर्व्स बचेंगे? अब मेरे कितने के रिजर्व्स बचेंगे? अब मेरे रिजर्व्स बचेंगे 1,50,000 के. लेकिन अभी भी मेरी इक्विटी एंड लायबिलिटीज कितने की हैं? 3 लाख रुपीस की हैं. तो एक तरह से हमने क्या किया? हमने अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर दिया.
पहले जो जनरल रिजर्व था ये एक फ्री रिजर्व था, इससे हम डिविडेंड बट बांट सकते थे, शेयर होल्डर को पैसा दे सकते थे, लेकिन हमने शेयर होल्डर को पैसा देने की जगह क्या कर दिया, शेयर कैपिटल। इट इज मच लाइक ये कंपनी आपसे कह रही है तुमने 1000 रुपए का सामान खरीदा, लो तुम्हारा 200 रुपया बनता है। अब वो कंपनी कहती है कि देखो 200 रुपए हम तुम्हारे हाथ में कैश में दे करके तुम 200 रुपए का सामान खरीद लो हमसे, समझे? तो 200 रुपए में दे करके तुम 200 रुपए का कूपन थमा दी। तो ये वही तरीके से है कि बोनस इश्यू के अंदर में कंपनी रिजर्व का बंटवारा कर सकती थी, लेकिन इस रिजर्व को बांट न करके वो क्या कर दे रही है, कैपिटलाइज कर दे रही है। तो बताओ शेयर होल्डर के हाथ में कुछ आएगा, नहीं आएगा। केवल उसको 10,000 की जगह कितने शेयर दिखाई देंगे, 15,000। तो शेयर अब तो फायदा हो गया ना, पहले 10,000 शेयर थे अब 15,000 शेयर हो गए। अरे कोई फायदा नहीं है, पहले पहले 10,000 शेयर थे तो इसके शेयर्स की वैल्यू क्या रही होगी, शेयर्स की वैल्यू रही होगी 3 लाख डिवाइडेड बाय 10,000। बताओ कितना, 30 रुपए। ठीक, तो इफ यू हैव 2 शेयर्स, तो एक्स हैज 2 शेयर्स, तो बताओ कितना हो जाएगा, 30 इंटू 2 60। ठीक, देखना कैसे करके इसको फायदा कोई खास नहीं हुआ। और अब बताओ क्या हो जाएगा, शेयर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितने रुपए हैं इसके पास, 3 लाख रुपए। कितने शेयर्स हैं, 15,000। तो 3 लाख डिवाइड बाय 15,000, बताओ कितने रुपए, 20 रुपीज। लेकिन एक्स के पास कितना हो जाएगा, अब एक एक शेयर इसको भी तो बोनस में मिल गया ना, तो 2 के बदले कितना मिल गया इसको, 1। तो अब इसके पास टोटल कितना हो गया, 3। तो 3 शेयर्स की अब इसके दाम कितनी हो गई, 3 इंटू 20, ये भी कितना आएगा, 60। सर मतलब इसको फायदा तो हो ही नहीं रहा, तो छलावा हो गया, धोखा हुआ कि नहीं हुआ इसके साथ। लेकिन सर अब आप ये समझो फायदा कहाँ पे होता है, ये समझो। फायदा ये होता है कि अगर कंपनी बोनस बांट रही है तो इसका मतलब उसके पास प्रॉफिट पड़ा है, कंपनी बोनस बांट रही है इसका मतलब उसके पास प्रॉफिट पड़ा है। और अगर प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, तो बाजार में इसको एक अच्छे इंडिकेटर के रूप में देखा जाता है। और अगर अच्छा इंडिकेटर है तो कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। और इसके कारण हो सकता है कि हमारे 3 शेयर 20 के ना होकर के 22 के हो जाए, 25 के हो जाए, तो हमको थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन एज सच अगर न्यूमेरिकली देखा जाए, अगर थियरी थियरी देखा जाए, तो हमको कोई फायदा हुआ क्या, नहीं। सर जी पहले मेरे पास 1 शेयर था जिससे 100 रुपया मिल रहा था, अब आपने 2 शेयर बना दिया लेकिन उसका वही 100 रुपया ही मिलेगा, तो हमारा फायदा अल्टीमेटली कोई नहीं हुआ। बस आपने क्या किया, अपने रिजर्व्स को, जो जनरल रिजर्व था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, शेयर कैपिटल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, इज दिस क्लियर और नॉट। तो इसके पहले हम लोग ये आपने लिखा है डेफिनेशन। अब इसके बाद यहां पे लिखिए नोट, एक नोट लिखिए और यहां पे लिखिए बोनस इश्यू इज अ मेथड, या बोनस इश्यू इज इक्वल टू, आप ऐसे करके लिख लो, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। अगर आप लिख चुके हैं ऐसे मेथड तो ऐसे लिख लेना, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। यानी ये और कुछ नहीं है, ये रिजर्व्स को कैपिटलाइज करने का तरीका। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल लिखिए, ये एग्जांपल नोट डाउन करिए।
क्लियर है यहाँ तक? इसको नोट करके जल्दी से बताइए। ये साइड में आप लोग एक नोट लिख रहे हैं। हो गया? चलिए, आज देखिए, हम आपको से बता रहे थे कि एक बोनस इश्यू से जुड़े हुए दो नियम कायदे हैं, एक है कंपनीज एक्ट का और एक है सेबी रेगुलेशन। तो कंपनीज एक्ट में कहाँ पे क्या दिया हुआ है ये हम लोग सीखते हैं सबसे पहले। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 63, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 63 के अंदर में इससे जुड़े हुए नियम कायदे दिए हुए। क्या क्या दिया हुआ है ये देखिए। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 63, इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि कंपनी ये जो बोनस इश्यू कर रही है कहां कहां से कर सकती है। हमने कहा कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करो। क्या करो? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। अब देखो, रिजर्व बनाने के ना बहुत ढेर सारे तरीके हो सकते हैं। रिजर्व बनाना है तो फिर बहुत ढेर सारे तरीके हो सकते हैं। इसमें से एक तरीका है विच इज रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। क्या है? रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। नाउ व्हाट इज रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स? से फॉर एग्जांपल ये असेट 100 रुपए का है और हमको इसे रीवैल्यू करना है। 100 रुपए का है तो क्या नजर आ रहा होगा? कैलकुलेटर ₹100। हमने इसको रीवैल्यू किया, तो रीवैल्यू करने का मतलब हमने इसको मान लो अपवर्ड वैल्यूएशन किया। अपवर्ड वैल्यूएशन कैसे करके किया? हमने कहा कैलकुलेटर का दाम बाजार में बढ़ गया है, तो अब कैलकुलेटर डेबिट ₹50 टू रीवैल्यूएशन रिजर्व ₹50। अब भैया एसेट का दाम तो हमें रिकॉग्नाइज करना है, हमें रियलाइज करना है, तो हमने 50 रुपए बढ़ा दिया। और 50 रुपए बढ़ा करके क्या आ गया? 50 रुपए का रीवैल्यूएशन रिजर्व। और उस रिवैल्यूएशन रिजर्व से हम बोनस इश्यू करते गए। आपको नहीं लगता ये तो गलत हो जाएगा? अरे ये 50 रुपए आपकी कमाई थोड़ी है, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो असल में हम लोग कुछ ही रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बोनस इशू के लिए। तो हम लोग को सीखना यह है कि बोनस इशू के लिए कौन से रिजर्व्स का यूज किया जा सकता है और कौन से रिजर्व का यूज नहीं किया जा सकता। कंपनीज एक्ट में कहा गया कि 3 चीजों से आप बोनस इशू कर सकते हैं। पहला है फ्री रिजर्व्स, दूसरा है सिक्योरिटीज प्रीमियम, और तीसरा है आपका कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कौन से रिजर्व्स? फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स। ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 63 के सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है। लिखिए, बोनस इश्यू कैन बी मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व से कर सकते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से कर सकते हैं, या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकते हैं। फ्री रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम, इन 3 जगहों से कर सकते हैं। फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 में कहा गया बोनस इश्यू कैन बी डन ओनली इफ authorized by articles
देखो आर्टिकल्स का मतलब हो गया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक डॉक्यूमेंट है, अगर उसमें लिखा होगा कि आप बोनस इश्यू कर सकते हो तभी तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बीओडी माने कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक रेजोल्यूशन पास करेंगे तभी तो फिर बोनस इश्यू होगा, नहीं तो फिर बोनस इश्यू नहीं होगा। एंड इट कैन बी मेड ओनली टू फुली पेड अप शेयर। फिर से सुनना, केवल किसको कर सकते हैं? फुल्ली पेड अप शेयर्स को ही बोनस इश्यू कर सकते हैं और किसी को बोनस इश्यू नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि आपका शेयर फुली पेड अप होगा तभी तो बोनस इश्यू करोगे। अगर फुली पेड अप नहीं है, जैसे होता है ना 10 रुपए का शेयर 8 रुपए पेड अप है, 6 रुपए पेड अप है, तो आप उसको बोनस इश्यू नहीं कर सकते। ठीक। और कौन कौन सी कंडीशंस हैं? आर्टिकल्स के थ्रू ऑथराइज्ड होना चाहिए, रिकमेंडेड बाय द बोर्ड होना चाहिए, ठीक है, और इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या ऑन पेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। जो एफडी वगैरह कंपनी के पास है उसके अंदर में डिफॉल्ट ना किया हो। एक तो तुमने डिफॉल्ट करके बैठा है, उसके ऊपर से बोनस इश्यू किए जा रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते। आपने कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज का डिफॉल्ट नहीं किया गया हो तो। और पार्टली पेड अप शेयर्स को आपको क्या बनाना पड़ेगा? फुली पेड अप शेयर। यहां पे लिख सकते हो, ये एक मिनट, इसको पॉइंट नंबर 4 बना लो। द कंपनी should not default in payment of statutory dues। स्टैट्यूटरी ड्यूज समझते हो? जैसे जो सरकारी ड्यूज है, टैक्सेस वगैरह, ये वो लाइसेंस फीस, इन सब में कोई बकाया ना हो। और 5वां, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? बोनस इश्यू करने के लिए ये सारे के सारे कंडीशंस पूरे होने चाहिए। ठीक है, बोनस इश्यू करने के लिए ये सारे के सारे कंडीशंस आपके पूरे होने चाहिए। लेट आए तो जल्दी जल्दी कम से कम लिखना शुरू करिए साथ साथ में। क्लियर थी यहां तक की बात? चलिए आगे बढ़े। अब देखो, सुनो ध्यान से। अभी तक की बात हम लोगों ने क्या कुछ सीखा? हम लोगों ने सीखा कि भाई अगर बोनस इश्यू कर रहे हैं तो हम लोग एक तरीके से क्या कर रहे हैं? रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर रहे हैं। और रिजर्व्स को कैपिटलाइज करना एक तरीके से बस छलावा है शेयर होल्डर्स के लिए। असल में हम उनके हाथ में कोई भी कैश वगैरह नहीं दे रहे हैं। इसके बाद ये समझना कि जो बोनस इश्यू है ये केवल और केवल 3 जगहों से किया जा सकता है: फ्री रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, इसके अलावा आप और किसी भी चीज का इस्तेमाल बोनस इश्यू करने के लिए नहीं करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बहुत जरूरी पॉइंट था कि केवल फुली पेड अप शेयर्स को ही हम बोनस इश्यू करेंगे। अगर आपके शेयर्स फुली पेड अप नहीं है तो फिर आप बोनस इश्यू नहीं करेंगे। तो बिफोर मेकिंग एनी बोनस इश्यू द शेयर्स हैव टू बी फुली पेड अप। ओके, अब आगे ध्यान से सुनो। इसके जर्नल एंट्रीज क्या क्या होती है, क्योंकि हम आपको जर्नल सिखाएंगे तो आपको पूरा का पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा। देखिए, 2 तरह से इसके जर्नल में पास करते हैं। अगर फुली पेड अप शेयर्स हैं पहले से तो फुली पेड अप शेयर्स हैं तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, अगर हम आपको ऑप्शन दे, सुनना बात को ध्यान से, हम आपको ऑप्शन दे
जैसे हमने आपसे कहा कि मेरे पास में कुछ पैसे पड़े हुए, मेरे पास में 50 रुपए पड़े हुए, और आप क्या चाहोगे कि वो 50 रुपए सिर्फ आप एक जगह पे खर्च कर सकते हो, या फिर आप वो 50 रुपए कहीं भी खर्च कर, क्या आपके लिए बेहतर होगा कि सिर्फ एक ही जगह पे खर्च कर सकते हैं या फिर कहीं भी खर्च कर सकते हो? कहीं भी खर्च कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है। अब मान लो मैंने आपको 50 रुपए दिए, और मैंने आपसे कहे कि ये 50 रुपए सिर्फ और सिर्फ मंदिर में दान करने के ही काम में ले सकते हो, और किसी काम में नहीं ले सकते हो। अब आप मंदिर गए और आपको मंदिर में कुछ दान करना था, आपको से फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए दान करने थे, तो जो आपकी पॉकेट में बाकी रखे हुए पैसे थे उसको इस्तेमाल करोगे, या फिर पहले जो 50 रुपया सिर्फ मंदिर के लिए रखा हुआ था उसको इस्तेमाल करोगे, जो सिर्फ उसके लिए रखा हुआ था, क्योंकि वो लॉक्ड है कि वो उसी पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। ठीक वैसे ही समझना, फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल हम लोग डिविडेंड पेमेंट के लिए कर सकते हैं, यानी किसी भी काम के लिए ले सकते हैं, लेकिन कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप केवल चुनिंदा कामों में इस्तेमाल ले सकते हैं, इससे आप डिविडेंड नहीं बांट सकते। तो अगर हमको इस्तेमाल करना होगा तो पहले किसका इस्तेमाल करेंगे? सीआरआर का, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम का, और फिर अंत में जरूरत पड़ेगी तो किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्री रिजर्व का। ठीक है, तो हम लोग अपनी जर्नल एंट्री जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि CRR अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, और बताओ क्या क्या? जनरल रिजर्व। अच्छा, जनरल रिजर्व के साथ में और कौन से फ्री रिजर्व हो सकता है? P&L, इन सबको भी आप कर लो डेबिट, और ये रिजर्व्स को डेबिट करके फिर हम लोग क्या दे रहे हैं? बोनस टू शेयर होल्डर। बीइंग बोनस ऑफ इतना सैंक्शन, और फिर अल्टीमेटली ये बोनस टू शेयर होल्डर्स को डेबिट करके बोनस टू शेयर होल्डर्स को डेबिट करके फिर किसको क्रेडिट कर देंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, यहां तक ये दो बेसिक एंट्रीज हो जाते हैं। इसमें क्या करेंगे? बीइंग बोनस शेयर इशूड। ठीक है, यहां तक इसी में लिख लेंगे इफ शेयर्स आर नॉट फुली पेड अप। अगर शेयर्स पहले से फुली पेड अप नहीं है, इफ शेयर्स आर नॉट फुली पेड अप, then firstly it will be made fully paid up या fully paid by calling for money or use of reserve।
अगर रिजर्व का यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, अगर पैसा मांग रहे हैं तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं तो फिर फ्री रिजर्व्स को डेबिट टू। इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है, वो भी आपको लिखवाते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लिख लिया, लिख लिया। अच्छा, अब देखो इसमें हम कौन सा पॉइंट आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, ध्यान से। आप लोगों को पता है कंपनीज एक्ट होता है, और कंपनीज एक्ट के लास्ट में ना शेड्यूल्स लगाए जाते हैं जिसमें अलग अलग डिटेलिंग दिया जाता है। जैसे डेप्रिसिएशन किस पे कितना रेट से लगेगा वो शेड्यूल में दिया हुआ है, बैलेंस शीट पीएल का फॉर्मेट क्या होगा वो शेड्यूल में दिया हुआ है। वैसे ही कंपनीज एक्ट 2013 का एक जो पहला शेड्यूल है उसमें दिया हुआ है कि मेमोरेंडम कैसे बनता है और आर्टिकल्स कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट वगैरह दिया हुआ है। उसी के अंदर में एक है टेबल एफ, और इसका पैरा नंबर 39 का क्लॉज 2, इसके अंदर में दिया हुआ है कि आप केवल फ्री रिजर्व्स का ही यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो, फ्री रिजर्व्स का ही यूज कर सकते हो अपने पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप बनाने के लिए। वापस से, आप केवल फ्री रिजर्व्स का यूज करोगे अपने पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड अप बनाने के लिए। मतलब सर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मेरे 10 रुपए का शेयर है जिसमें से 8 पेड अप है, तो हम इसको 8 रुपए से 10 रुपए का फुली पेड बना सकते हैं फ्री रिजर्व का इस्तेमाल करके? जी हाँ। हम क्या करेंगे, फ्री रिजर्व्स को 2 रुपए से डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल को 2 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। लेकिन क्या इस चीज का इस्तेमाल या इस चीज के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम और सीआरआर का यूज नहीं कर सकते? जी नहीं, इसके लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम और सीआरआर का यूज नहीं कर सकते। तो पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए केवल और केवल किसका किसका यूज किया जा सकता है, फ्री रिजर्व, या तो फिर आप क्या मांग लो उसके लिए, कैश। लेकिन किसका यूज नहीं करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम या सीआरआर का यूज नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट? शेयर होल्डर से अब आप चाहे तो वैसे एंट्री भी कर सकते हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू। हाँ, फ्री रिजर्व का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब पैसा मांग नहीं रहे। फ्री रिजर्व का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब हम पैसा मांग नहीं रहे, ठीक है। अगर मांग लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नहीं मांगेंगे तो फ्री रिजर्व डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं होगा। ये कैसे, ये शेयर होल्डर में पेमेंट नहीं किया लेकिन हमें मुनाफा हो गया तो हमने उनके पार्टली पेड अप को फुली पेड अप मांग लिया। समझे कि नहीं समझे? एक तरीके से हम लोग जब बोनस इश्यू कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उनका शेयर कैपिटल बढ़ा रहे हैं। तो हमने पहले उनके पार्टली पेड अप को क्या बना दिया, फुली पेड अप। लेकिन इसके लिए बस हम लोग कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज नहीं करेंगे। अभी हम लोग सीखेंगे न्यूमेरिकल्स के थ्रू इसको, पहले हम लोग केवल थियरी थियरी सीख रहे हैं उसकी, ठीक है। इतना तक एक बार लिख लिया है, लिख लिया है इतना तक, पक्का? अच्छा, अब आगे देखो, नोट पॉइंट नंबर 1, फ्री रिजर्व, एक सेकेंड, ओनली फ्री रिजर्व, ओनली फ्री रिजर्व
can be used to convert partly paid up shares to fully paid up. नॉट, क्या चीज नहीं यूज कर सकते? CRR और SP। SP माने सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। फॉर लिस्टेड कंपनीज, देखो जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, लिस्टेड कंपनीज मतलब जिनकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, फॉर लिस्टेड कंपनीज एज पर सेबी रेगुलेशन, उसके लिए कौन बनाता है रेगुलेशन? सेबी। तो एज पर सेबी रेगुलेशंस केवल वो वाला CRR एंड SP या रिजर्व्स और कोई भी रिजर्व कैन बी यूज्ड which is realized in cash, which is realized in cash। केवल वो वाला रिजर्व यूज करेंगे जो कि हमको कैश में मिला है। मतलब सर, अरे जैसे तुम लोग पढ़ते थे, शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मान लो हमने अपने मशीनरी के बदले, या हमने आपसे मशीनरी खरीदी, उसके बदले आपको शेयर दिए, लेकिन 10 रुपए का शेयर 15 रुपए पे दिया, तो 5 रुपए प्रीमियम, लेकिन उसके बदले हमको कैश आया था क्या? नहीं। तो केवल वो वाला सिक्योरिटीज प्रीमियम या वो वाला CRR जो कि कैश में रियलाइज हुआ है उसी का यूज करेंगे और किसी चीज का यूज नहीं करेंगे। अच्छा, कौन सा रिजर्व आपका कैश में नहीं आता है? तो एक होता है रीवैल्यूएशन रिजर्व। कौन सा रिजर्व? रीवैल्यूएशन रिजर्व। अभी मैंने आपको जस्ट बताया भी था कि रीवैल्यूएशन रिजर्व मतलब क्या? जैसे मान लो 100 रुपए का सेट हमने 150 रुपए का कर दिया, तो 50 रुपए से रीवैल्यू कर दिया, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एकदम फालतू का, एकदम फर्जी रिजर्व है। 100 रुपए का सेट को बढ़ा के 150 का कर दिया, ऐसे हम 100 रुपए का सेट को बढ़ा के 1 लाख का कर दें, मेरी मर्जी, हम तो रिवैल्यू कर रहे हैं। तो उस रिवैल्यूएशन रिजर्व का बोनस इश्यू के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो भी एक फर्जी रिजर्व होता है। ठीक है, लिखिए रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बोनस इश्यू। अब भाई हमारी थियरी हो गई ओवर, और हमें आपको थियरी नहीं दिखानी। अच्छा, केवल लिस्टेड कंपनीज के लिए ऐसा है, अनलिस्टेड कंपनी कुछ भी यूज कर सकती है। अनलिस्टेड कंपनी अगर कैश में नहीं भी रियलाइज है, सिक्योरिटीज प्रीमियम उसका भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, ओके। अब चलो क्वेश्चंस करते हैं एक करके। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक करके। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, आप भी साथ में शेयर करिए। आपने भी अभी तक बुक्स को ऑर्डर नहीं किया है, आगे तो उसको क्या नया रखना है, हमेशा उसकी चमक बरकरार रखनी है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ध्यान से देखिए। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2021। 40,000 इक्विटी शेयर्स में 10 रुपए के 4 लाख। CRR है, यूज कर सकते हैं इसका। सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश है, यूज कर सकते हैं। जनरल रिजर्व है और सरप्लस है। अच्छा, ये लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम शुड बी रियलाइज्ड इन कैश। सरप्लस दैट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज 50,000। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बोनस शेयर्स at the rate of 1 for every share, and for this purpose it decided that there should be minimum reduction in free reserves।
मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व्स का मतलब पहले हमको क्या यूज करना चाहिए, सीआरआर, फिर जरूरत पड़े तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर जरूरत पड़े तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए, जनरल रिजर्व और पीएनडल। इज दिस क्लियर? अच्छा बताओ कितने का हम बोनस इशू कर रहे हैं, 1 फॉर एवरी 4, यानी कितने शेयर्स हो जाएंगे, 10,000 शेयर हो जाएंगे। कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से, कितना हो जाएगा, 1 लाख। 40,000 शेयर हैं तो फिर नंबर ऑफ बोनस इशू कितने हो गए, 1 फॉर एवरी 4 यानी 10,000। 10,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो ये 1 लाख रुपए कहाँ कहाँ से आएगा, सीआरआर से कितना, 55,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम को ले सकते हैं, हाँ 30,000, टोटल कितना हो गया, 85,000। बाकी का बचा 15,000 कहाँ से, जनरल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, जर्नल। सबसे पहले एंट्री बताओ, क्या क्या डेबिट करें सबसे पहले, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कितने रुपए, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितने रुपए, फिर कितने रुपए, तभी जा करके मेरा बनेगा ये बोनस टू शेयर होल्डर्स, कितने रुपए, 1 लाख, being bonus of 1:4। फिर उसके बाद क्या, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 1 लाख। तू बताओ क्या, ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, बीइंग बोनस इशू। अच्छा यहीं पे इसकी वर्किंग दिखा दें, ऑफ 1/4 इंटू कितने थे, 40,000, कितने शेयर्स हो गए नेट, 10,000 शेयर। बस इतना ही था। अच्छा हम एक एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं बैलेंस शीट का, लिखा नहीं है लेकिन हम बना रहे हैं, तो बताओ अब कितना हो जाएगा इसका शेयर कैपिटल, 40,000 शेयर की जगह कितना हो जाएगा, 50,000 शेयर, @10, कितना हो जाएगा, 5 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम खत्म, सीआरआर खत्म, क्या बचा, जनरल रिजर्व कितना, जनरल रिजर्व 90,000, और प्रॉफिट एंड लॉस कितना, ठीक है। तो पहले भी ये 640 रहा होगा, अभी भी 640। क्लियर है यहां तक, हो गया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए,
A limited company with subscribed capital of rupees 5 lakh consisting of 50,000 equity shares of rupees 10 each. Called up कितना है 7.5 per share. A bonus issue of rupees 1,25,000 declared out of. अच्छा ये बोनस इश्यू कैसे कर रहा है? 1,25,000 कहां से आया? 10 रुपए का शेयर था, 7.5 कॉल्ड अप था, मतलब कितना बाकी था? 2.5 रुपए. कितने शेयर्स के ऊपर? 50,000 शेयर्स के ऊपर. 50,000 इंटू 2.5 करो, कितना हो जाता है? 1,25,000. इट इज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ क्या? जनरल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स फुली पेड अप. तो बताइए, अगर एग्जिस्टिंग शेयर्स को फुली पेड अप कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते थे? केवल और केवल फ्री रिजर्व या फिर उससे कैश मांगते. लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कैश मांग रहे हैं कि अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? रिजर्व्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो कौन सा रिजर्व था मेरे पास? जनरल रिजर्व. तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. कितने रुपए? 1,25,000. टू बताओ क्या? टू सबसे पहले, हाँ, टू बोनस टू शेयर होल्डर. फिर उसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर्स को डेबिट करके क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी बोनस देने का. हाँ, पेड अप तो हमारे पास में आया ही नहीं ना, यानी पेमेंट नहीं आया. हमने लिखा पहले कि ये बोनस है और फिर उसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर्स को डेबिट करके टू इक्विटी शेयर कैपिटल. बैंक तो आया ही नहीं ना. बीइंग बोनस इश्यू ऑफ 1, कितना था? 50,000 इंटू 2.5 ना, इज इक्वल टू रुपीज 1,25,000. और इसी में बताओ दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट. कितने रुपए? 1,25,000. टू बताओ. ठीक है, ठीक है यहां तक. टू मेक शेयर फुली पेड. ये पहला पॉइंट था. दूसरा बताओ यहां पे क्या कह रहा है? यहां तक हुआ? दूसरा पॉइंट देखो क्या कह रहा है. A limited company having fully paid up capital of rupees कितना? 50 लाख consisting of equity shares of rupees 10 each. अच्छा, रुपीज 50 लाख है जिसमें 10 रुपए के शेयर हैं. जनरल रिजर्व कितने का है? 9 लाख. इट वॉज डिसाइडेड टू कैपिटलाइज रुपीज 5 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व बाय इशूइंग 50,000 fully paid up bonus shares of rupees 10 each. अच्छा, इसके पास जनरल रिजर्व है और कोई रिजर्व दिया हुआ है? नहीं. और 50,000 बोनस शेयर इशू करना है एट रुपीज 10 ईच, यानी कितना रुपया? 5 लाख. तो एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. कितने रुपए? 5 लाख. फिर उसके बाद बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कर लेते हैं. नहीं, पहले क्या डेबिट करना था? जनरल रिजर्व ना.
जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 5 लाख टू बोनस टू शेयर होल्डर being bonus issue of 50,000 शेयर एट द रेट क्या 10 each। और फिर अगला एंट्री क्या बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। ठीक है यहां तक? बोलो आ गया क्या? अभी हम लोगों ने कौन से पॉइंट्स को प्रैक्टिस नहीं किया है कि सर अगर कैश में नहीं मिल रहा है, अगर हमको अदर देन कैश मिल रहा है तो उसको कैसे एक्सक्लूड करें, कितना लेना है कितना नहीं लेना है, अभी वो सब भी दिखाई देगा। पहले बताओ यहां तक आ गया? लिखा कि नहीं लिखा? लिख लिया? चलो इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो। ऑथराइज दिख रहा है, प्रेफरेंस का और इक्विटी का। इश्यूड दिख रहा है, प्रेफरेंस और इक्विटी का। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या दिखाई दे रहा है? जनरल रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये भी तो लेंगे ना? नहीं लेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर नॉट कलेक्टेड इन कैश होता तब नहीं लेते, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो। 1 अप्रैल 2021 को कंपनी ने फाइनल कॉल किया। अरे क्या पार्टली पेड अप था क्या? तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ये पार्टली पेड अप है। तो ये पहले पार्टली पेड अप को क्या बनाएगा? फुली पेड अप। या तो फिर ये क्या करेगा, कैश मांग रहा होगा, या तो फिर फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल करेगा। बताओ ये क्या कर रहा है? कैश मांग रहा है 90,000 इक्विटी शेयर के ऊपर। मनी कब मिल गया? 20 अप्रैल को। Thereafter, the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 for every 4 shares. Show the necessary entries in the books of the company and prepare the extract of balance sheet immediately after the bonus issue, assuming कि कंपनी ने necessary resolution को पास कर लिया है अपने authorized capital को बढ़ाने के लिए। देखो हम बोनस इश्यू कितने का कर रहे हैं? 1 for every 4। अभी बताओ हमारे पास कितना है? 90,000। ठीक है, 90,000 10 रुपए के हिसाब से जब फुली पेड अप हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 लाख। और इसका 1/4 और इश्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2,25,000। 9 लाख का 1/4 कितना होता है? 2,25,000। अब 2,25,000 और इश्यू हो जाएगा तो बताओ 10 लाख से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? यानी 1 लाख से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? तो ये एक्सीड कर जाएगा। तो कहा जाता है कि अगर आपके बोनस इश्यू करने की वजह से ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा हो जाए तो आपको ऑथराइज्ड को भी अकॉर्डिंगली बढ़ाना पड़ेगा। ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा शेयर कैपिटल कैसे रख सकते हो? तो किसको अकॉर्डिंगली बढ़ाओगे? ऑथराइज्ड को। समझे कि नहीं समझे? तो ऑथराइज्ड को अकॉर्डिंगली बढ़ा देंगे, ऐसा लिखा हुआ है। इसको कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले अपने जर्नल पास किया जाए। जो मैक्सिमम एक कंपनी इश्यू कर सकती है उसे हम लोग कहते हैं ऑथराइज। इसको हम वापस से, जैसे ऑथराइज शेयर कैपिटल कहाँ लिखा रहता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो हम वापस से आरओसी को अप्लाई करते हैं कि भाई हमें अपना ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना है, मेरे कंपनी को और पैसे की जरूरत है, तो ऑथराइज बढ़ा देगा। हम शुरुआत में 10 लाख कहेंगे, मेरी कंपनी बढ़ेगी तो 1 करोड़ कर देंगे। तो सर शुरुआत में 20 करोड़ कह दीजिए। नहीं, उसके हिसाब से फीस लगती है ना। ठीक है, ऑल्टर कराना पड़ेगा मेमोरेंडम को।
इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा? जर्नल सीख रहे हैं हम लोग पहले इसका। अच्छा, ये 1 अप्रैल को इसने फाइनल कॉल किया है ना? तो 1 अप्रैल को फाइनल कॉल करता है तो उसकी क्या एंट्री होती है फाइनल कॉल की, बताओ तुम लोग तो फाउंडेशन में सीखे। अरे याद आ रहा है तुमको? इक्विटी शेयर। तू बताओ। कितने रुपए? कैसे आया 1 लाख 80? रुपीज टू कॉल्ड ऑन 90,000। ठीक है, इसके बाद बताओ ये कब आ रहा था? 20 अप्रैल को। अच्छा, अब एक बार ये फुली पेड अप बन गया, अब क्या करना है मेरे को? इसके बाद से ना डेट नहीं दिया हुआ है, तो हम मान के चलेंगे सेम डेट पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक। अब बोनस इशू किस रेट से किया जा रहा था? 1:4। तो सबसे पहले इसकी एंट्री क्या होती है? जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, यही सब। क्या क्या है मेरे पास? तो पहले जनरल रिजर्व को यूज कर ले। नहीं, पहले किसका इस्तेमाल करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने रुपए? 20,000। 20,000 रुपये काम आ जाएगा पूरा? कितने का इशू कर रहे हैं? तो 20,000 रुपये तो काम आ ही जाएगा ना। और फिर जनरल रिजर्व, एक बार रफ कैलकुलेशन कर लो तो कितना पैसा बन रहा है? 2,25,000। कैसे? 22,500 इंटू 10। देखो हम नरेशन लिख रहे हैं थोड़ा जगह छोड़ करके। बोनस इश्यू इज इक्वल टू 1/4 इंटू 90,000, यानी कितना? 22,500 शेयर एट द रेट क्या? 10 ईच, तो 2,25,000। अब जनरल रिजर्व में देखें कितना है? जनरल रिजर्व में 1,60,000 है। तो अब बताओ और कितना बचा 2,25 में? 45,000। ये कहां से ले लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना? 45,000। टू बताओ क्या? टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। कितना हो जाएगा? 2,25,000। आया यहां तक?
अच्छा, अब अगला हिस्सा क्या बाकी है बताओ। यहाँ पे एक कौन सा पॉइंट हम लोगों ने नया सीखा? रिवैल्यूएशन रिजर्व को नहीं लेना है और पार्टली पेड अप को क्या बनाना है? फुली पेड। बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए? 2 लाख। ठीक है, यहाँ तक आ गया सबको? पक्का? अच्छा, इसके बाद हमसे क्या कहा है? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना के दिखाओ। देखो, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट कैसे बनेगा सीख लो, क्योंकि इस बार कह रहा है तो अच्छे से फॉर्मेट से बनाना पड़ेगा। किसका बना रहे हैं? क्या नाम है कंपनी? सॉलिड लिमिटेड। एज ऑन 31 मार्च 20 क्रॉस 1। सॉलिड लिमिटेड। एज ऑन 31 मार्च 20 क्रॉस। ठीक है, सबसे पहला क्या है बताओ? हाँ, इक्विटी एंड लायबिलिटी सबसे पहले तो आएगा। अच्छा हाँ, हम लोगों का 13 अप्रैल भी नहीं, कब हम लोगों को मिल रहा था? 20 अप्रैल ना। तो हम लोग 20 अप्रैल का बनाएंगे। 20 अप्रैल का। तो 31 मार्च 20 क्रॉस 1 की जगह 20/4 क्रॉस। अब बताओ, इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर में? शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में सबसे पहला रहेगा पॉइंट नंबर 1, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल के लिए अब आपको बनाना होगा नोट, नोट नंबर 1। और दूसरा होगा रिजर्व इन सरप्लस। इसके लिए आप बना दोगे नोट नंबर 2। किसके लिए नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी? नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर में क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या है इसके अंदर में? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन करना आप सीखोगे। फिलहाल हम आपको बेसिक बेसिक सिखा रहे हैं कि देखो, शेयर कैपिटल का एक नोट बनता है, उसके अंदर में ये सारी डिटेलिंग जाती है। वैसे रिजर्व इन सरप्लस का नोट बनता है, उसके अंदर में रिजर्व्स जाते हैं। वैसे ही नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बनेगा और उसके अंदर में डिबेंचर की डिटेल जाएगी। हालांकि डिबेंचर सिर्फ एक ही आइटम है इसमें, तो हम इसको डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 12% डिबेंचर। कितने रुपए? 5। ठीक है, अब आओ देखो, हम आपको शेयर कैपिटल का नोट बनाना सिखा रहे हैं। नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले नोट किस चीज का? शेयर कैपिटल का। और शेयर कैपिटल के अंदर में सबसे पहले हमको लिखना होता है क्या? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अच्छा, अब बताओ, मेरे पास 90,000 प्लस 22,500, टोटल कितना हो गया? 1,12,500।
अच्छा, 1,12,500 शेयर्स अगर हमारे अब हो गए तो ऑथराइज भी कम से कम उतना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 1,12,500 शेयर, इक्विटी शेयर का ऑथराइज एट द रेट क्या, 10 ईच, 11,25,000। अच्छा, ऑथराइज में प्रेफरेंस कितना था? ऑथराइज में प्रेफरेंस कितना था? 10,000, 12%। वो तो पेड अप था, इश्यूड एंड सब्सक्राइब था। 10,000 है एट द रेट 10 ईच, 10,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 10 ईच, कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो बताओ टोटल कितना हो गया? 12,25,000। अब देखो इसको ऐसे ना डबल लाइन से क्लोज कर देते हैं। डबल लाइन से क्लोज करने का मतलब ये नीचे नहीं आएगा। अब हम क्या लिखेंगे? इश्यूड एंड सब्सक्राइब, इश्यूड एंड सब्सक्राइब। इश्यूड एंड सब्सक्राइब में ना जो फुली पेड अप होता है उसको अलग लिखा जाता है, नॉट फुली पेड अप को अलग लिखा जाता है। लेकिन अब तो सबके सब फुली पेड अप हो गए, तो हम क्या लिखेंगे? फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप लिखेंगे इसमें। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, कितने हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड? वही 1,12,500 शेयर एट द रेट 10 ईच, कितना हो जाएगा? 11,25,000। और बताओ, 10,000 नहीं, 8,000, 8,000 प्रेफरेंस शेयर। कितने रुपए का? 100 रुपए का। एट द रेट 10, ये कितना हो जाएगा? 80,000। टोटल कितना हो गया बताओ? 12,05,000। यस और नो? बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि ऑथराइज हमने अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर दिया, क्योंकि इश्यूड से कभी भी कम ऑथराइज नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? और पहले अपना ऑथराइज कितना था? 1 लाख। अब हमने उसको कितना कर दिया? इश्यूड के बराबर, कम से कम इतने के बराबर तो होना चाहिए। इज दिस क्लियर? तो बताओ शेयर कैपिटल कितना आ गया? 12,05,000। लिख रहे हो साथ साथ में कि नहीं? 12,05,000। अब बताओ अगला नोट किस चीज का है? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या बचा है? सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन रिजर्व है, कितने का? 35। और ये कितने का? 1,60,000। फिर अगला क्या है? और कुछ नहीं है? जनरल रिजर्व पूरा यूज हो गया, जनरल रिजर्व। तो ये कितना बचा? 1,95,000। तो ये 1,95,000 भी ऊपर लिख दे। अच्छा, आप देखोगे, आप धीमे धीमे, क्योंकि आप प्रेजेंटेशन भी सीखो, आप देखोगे कि हम चीज़ों को हमेशा एक सीक्वेंस में लिखते हैं या एक लाइन के अंदर में लिखते हैं। जब आप भी इस तरीके से लिखना धीमे धीमे सीखोगे ना, तो अकाउंट्स में आपका सजाने संवारने में समय कम जाएगा और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी और जल्दी होगी। लिख हम भी वही रहे, लिख तुम भी वही रहे हो, लेकिन धीमे धीमे जब आप अच्छा लिखने लगोगे और स्पीड में, तो वो आपको ना अकाउंट्स में बहुत कॉन्फिडेंस देगा। अकाउंट्स का पेपर आप बस 100 नंबर का करके आओ, फिर देखो कितना बढ़िया आपके नंबर आता है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए मेन टास्क क्या है? उनको 100 नंबर का करके आना। ठीक है, यहां तक आया? इलस्ट्रेशन नंबर 3 तक हो गया। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला देखो। ऑथराइज दिया हुआ है कितना? 15,000, 12% प्रेफरेंस शेयर, 1.5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच।
इशूड एंड सब्सक्राइब कितना कितना दिया हुआ है? 12,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड अप 1,35,000। अरे बाप रे, 8 रुपए पेड अप। जनरल रिजर्व, CRR, सिक्योरिटीज प्रीमियम, P&L। कंपनी ने पहले क्या किया? 2 रुपए का कॉल, ठीक, कितने के ऊपर? 1,35,000 शेयर्स के ऊपर। 20 अप्रैल तक मिल गया। उसके बाद कंपनी ने उसको क्या कर दिया? कैपिटलाइज, 1 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। क्या ये एकदम सवाल किया हुआ नहीं लग रहा है? ठीक है। अच्छा, इस बार क्या हमको इसे बढ़ाने की जरूरत भी पड़ेगी? हाँ, पड़ सकती है। 1:4 कर रहा है ना, तो इस बार भी आपको अपने ऑथराइज को बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपके लिए हो गया होमवर्क। कर लोगे इसको? पक्का? इसके बाद राइट्स इश्यू है। नीचे एक बार क्वेश्चंस में देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस को। इसके पेज नंबर 28 पे आ जाइए, 6.28। कल हम आपको ये प्रैक्टिस बुक भी एक प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। उस प्रैक्टिस बुक के अंदर में क्या रहेगा कि जो भी आपके, जैसे हमने आपको बताया था, RTP और पास एग्जामिनेशन के क्वेश्चन क्या आपके पास में मौजूद है? अभी नहीं है। एडवांस अकाउंट्स का नहीं है। तो अकाउंट्स की प्रैक्टिस बुक एक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके अंदर में आपको सारे के सारे पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन, तो जब भी हम लोग चैप्टर खत्म करते हैं उसको फिनिश करने के बाद उसको लगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो जब ये हम लोग फिनिश कर लेंगे फिर उसके बाद उसको लगाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, विच विल बी क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपका होमवर्क है, सेम पैटर्न में करना है। चलो ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही कर लेते हैं। 4500 इक्विटी शेयर्स हैं, 100 ईच। सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश यूज कर सकते हैं। CRR, जनरल रिजर्व, P&L। पहले किसका यूज करेंगे? CRR, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर जनरल रिजर्व और P&L। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर्स टू बोनस इक्विटी शेयर होल्डर्स बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 3। 1 फॉर एवरी 3 मतलब बताओ कितने हो जाएंगे? 1500 शेयर एट द रेट 100 ईच, कितना हो जाएगा? 1,50,000। 1,50,000 में 40 किससे ले लेंगे? SP। 70 किससे ले लेंगे? CRR। कितना बच गया? 40 और 70, 1,10,000। कितने का करना था? 1.5 लाख। तो बाकी का 40,000 किससे ले लेंगे? 40,000 किससे ले लेंगे? जनरल। तो पूरा 1.5 लाख रुपए हो जाएगा क्या? तो 1.5 लाख कहां से आया? 4500 का 1/3 कितना होता है? 1500 शेयर एट द रेट क्या? 100 ईच इज इक्वल टू कितना? 1,50,000। तो ये ठीक वैसे ही होगा जैसे हम लोगों ने पहले भी किए। इज दिस क्लियर? यहां तक की बातें आ गई थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग राइट्स इश्यू के बारे में सीखेंगे। राइट्स इश्यू का भी एलिमेंट छोटा सा ही है। हमने आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए, आप लोग इसको जरूर से एक बार घर पे प्रैक्टिस करना, करके आओगे पक्का। और नेक्स्ट क्लास में राइट्स इश्यू करने के साथ साथ कुछ पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को भी हम लोग रेफर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।